गेट अकेडमी प्लस। आज हमारे नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। टॉपिक नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने आपको टॉर्जन जो बताया था, टॉर्जन के मैंने आपसे डिस्कस किया था, सारे पैरामीटर्स जो थे उसके डिजाइन स्टेप्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। आज अपन उसे कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। एक मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन उठाया हूँ, यहाँ पर आपको बताया गया है, इसमें आपको बोला गया है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन अ बीम ऑफ साइज 400 इंटू 700 mm। जब भी मैं क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ ना, तो एकदम से देख के आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ तो आप पहले वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करिए, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए करिए या फिर क्वेश्चन को नोट डाउन करा करिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसे रीड कराता हूँ तुरंत उसमें बढ़ जाता हूँ, तो वैसे मत करना, आप थोड़ा सा टाइम देना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो के जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा सा पॉज करके एक बार अच्छे से रीड करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ साइज कितना बोला इसमें, 400 इंटू 700 mm, सब्जेक्टेड टू वर्किंग मोमेंट ऑफ 150 किलो न्यूटन मीटर, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 60 किलो न्यूटन मीटर एंड वर्किंग shear फोर्स ऑफ 80 किलो न्यूटन, ठीक है। यूज M20 Fe415, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, M20 Fe415 का आपके पास एक RCC है, उसमें उसका साइज कितना है क्रॉस सेक्शन का, 400 इंटू 700। ये 700 क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और शियर फोर्स में गिवन है। आपको बीम को पूरा कंप्लीटली क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट भी यहाँ पर गिवन है। ट्विस्टिंग मोमेंट गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। इसका मतलब देखिए अलग से कुछ आएगा नहीं कि डिजाइन फॉर टॉर्जन या फिर डिजाइन फॉर बॉन्ड, ऐसे टाइप का नहीं आएगा कुछ। सिंस आपको देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है आपके बीम में। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ रहा है, तो सिंस ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा तो क्या जनरेट करेगा, वो टॉर्जन भी जनरेट करेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप कौन से डिजाइन प्रिंसिपल के हिसाब से जाएंगे, आप टॉर्जन के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं दिया होता और आपको क्वेश्चन में बोला हो डिजाइन फॉर शियर या फिर डिजाइन ऑफ बीम ही बोल देता, तो आप वहां पर सिर्फ फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करते और शियर के लिए डिजाइन करते। लेकिन यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट भी दिया है तो आपको यहाँ पर फ्लेक्चर के लिए डिजाइन तो करना पड़ेगा। फ्लेक्चर मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो लगाते हैं टेंशन में, और अगर डबली रिइंफोर्स्ड हुआ तो आप क्या हो, उसमें कंप्रेशन में भी आप लगा सकते हैं। मतलब मॉड्यूल नंबर 2 में आ गया मैं। मॉड्यूल नंबर 2 में क्या किया था, मैं आपको पूरा फ्लेक्चर के लिए पढ़ाया था, AST वगैरह निकालना समझाया था, सारी चीजें समझाया था, ठीक है। आप चाहो तो अगर ट्विस्टिंग मोमेंट अगर यहाँ पर नहीं गिवन होता, डिजाइन करने बोलता, तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिजाइन किसके लिए करते हैं, फ्लेक्चर के लिए करते हैं, फिर उसके बाद आप किसके लिए करते हैं, शियर के लिए भी डिजाइन करते हैं। मतलब वहां पर आपको ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का भी डिजाइन करना पड़ता, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट दिया तो यहाँ पर फ्लेक्चर करेंगे ही करेंगे, शियर भी करेंगे, साथ ही साथ में किसके इफेक्ट को लेके करेंगे, हम टॉर्जन के इफेक्ट को लेके करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं, गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दे दिया गया विड्थ कितना, ये 400 mm। यहाँ पर आपको ओवरऑल डेप्थ दिया गया कितना, 700 mm। तो मैं यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो हर चीज मेंशन देगा नहीं, आपको डिजाइन करना है तो आप खुद से अज्यूम करेंगे। 40 50 जितना भी आपको लेना है। अज्यूम मैंने इफेक्टिव कवर ले लिया कितना, 50 mm। इफेक्टिव कवर इक्वल्स टू 50 mm। आप चाहो इसको 40 mm से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, वो इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूँ मतलब स्मॉल डी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, वो 700 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये 650 mm। क्लियर है यहां तक, अच्छा। डायमेंशन हो गया। और यहां पे क्या बोला है, सब्जेक्टेड टू वर्किंग मोमेंट ऑफ 150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको मोमेंट गिवन है कितना, 150 किलो न्यूटन मीटर। सेकंड क्या गिवन है आपको, सेकंड आपको गिवन है ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 60 किलो न्यूटन मीटर, मतलब T इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 60 किलो न्यूटन मीटर। और आपके पास थर्ड क्या गिवन है, थर्ड आपके पास गिवन है शेयर फोर्स, मतलब आपको V की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 80 किलो न्यूटन, ठीक है। क्या दिया आपको, 80 किलो न्यूटन। बोला आपको M20 और Fe415 यहां पर यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर मैं ले लूंगा इसका अल्टीमेट या फिर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा वो 1.5 इंटू 150 कितना हो जाएगा, ये 1.5 प्लस 75 कितना होगा आपके पास, 225 किलो न्यूटन मीटर, 225 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली फैक्टर्ड अगर मैं ट्विस्टिंग मोमेंट लिया तो कितना हो जाएगा, वो 1.5 इंटू
60, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली फैक्टर्ड शेयर फोर्स अगर मैं लिया तो कितना है वो 80 किलो न्यूटन, तो 1.5 इंटू 80 अगर मैं किया तो कितना हो जाएगा ये 120 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन मीटर मत लिख देना, ये मोमेंट नहीं है, ये क्या आपके पास शेयर फोर्स है। तो ये 3 डेटा आपके पास गिवन है। हमारे क्वेश्चन में जितना गिवन डेटा था वो सारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट क्या करूँगा, यहाँ से अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करूँगा। तो डिजाइनिंग में जब मैंने आपको स्टेप्स आपको बताया था, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट वेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, डिजाइन करने कभी नहीं बोलेगा, ईएस में कभी नहीं आएगा, ईएस के सेकंड पेपर में आएगा। ठीक है, सेकंड पेपर आप जब करोगे, अगर आप पहुंच गए मेंस में, तब वहां पे कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा। बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर आप बोल सकते हो एक कन्वेंशनल अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का कन्वेंशनल पेपर हो, मेंस पेपर हो, या फिर ईएस का मेंस पेपर हो, उस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। गेट में भी क्वेश्चन जैसे आते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी कि गेट के बारे में भी अपन जान लेंगे। तो पहले एक बार पूरा कन्वेंशनल पढ़ लीजिए, फिर अपन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्टिव बेसिकली कुछ होता नहीं है, जो आप कन्वेंशनल में जो 6-7 स्टेप पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव उन्हीं में से कोई एक स्टेप के बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ नहीं आएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स VE। फॉर्मूला क्या होता है आपका VE का, V का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, फ्लेक्चर के लिए तो हम यूज कर ही रहते हैं, साथ ही साथ हम क्या यहाँ पर ऐड करेंगे टॉर्शनल शेयर को भी। तो ये कितना होता है, VE इक्वल्स टू होता है VU प्लस 1.6 TU अपॉन B, है ना, ये फॉर्मूला था आपके पास। चलिए VU कितना है हमारे पास, VU है हमारे पास 120 किलो न्यूटन। कितना है ये 120 किलो न्यूटन प्लस 1.6 इंटू TU कितना है हमारे पास 90 किलो न्यूटन मीटर अपॉन विड्थ कितनी है हमारे पास 400 mm है। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 400 mm। तो यहां पर आपके पास इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, VE की वैल्यू निकाल लीजिए। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहां पर आपके पास 90 किलो न्यूटन मीटर है और ये क्या है 400 mm है। तो या तो आप 400 mm को मीटर में कर दो, या फिर आप इसको आप mm में कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 इंटू 1000 अपॉन 400। ठीक है, 90 किलो न्यूटन मीटर है, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी मीटर में है और ये 400 क्या है mm में, लेकिन हमें यूनिट्स क्या रखना है, सेम रखना है। तो या तो आप इसको mm में कर दो, या फिर आप 400 mm की जगह आप क्या लिख लो वहां पर 400.4 मीटर। ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो 0.4 मीटर भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा वो 90 अपॉन 0.4। वैल्यू बताइए जल्दी से, 120 प्लस कितना आ रहे हैं 480 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास इक्विवेलेंट, आपके पास क्या आ गया शेयर फोर्स यहां पर देखने को मिल गया आपको। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। स्टेप नंबर 2, देखिए बहुत आराम से चल रहा हूं मैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो तो आराम से कर लेगा, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। फास्ट होना चाहिए, तो वीडियो को आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। मैं एकदम आराम से आपको एक एक स्टेप डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या आपके पास इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट मतलब हम क्या निकालेंगे यहां पर ME की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास ME का वैल्यू कितना होगा आपके पास MU प्लस MT। ठीक है, MU कितना गिवन है आपको, MU आपके पास है 225 प्लस 150 प्लस 75 प्लस MT की वैल्यू कितनी होती है TU अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस कैपिटल D बाय B। कैपिटल D क्या है यहाँ पर कैपिटल D है ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पर आप इफेक्टिव डेप्थ मत ले लेना, क्या है वो 1 प्लस कैपिटल D बाय
बी, तो ये हो जाएगा 225 प्लस टी यू कितना हमारे पास 90 अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस कैपिटल डी कितना है हमारे पास 700 और स्मॉल बी कितना हमारे पास 400। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला भी एमएम में रख सकते हो, नीचे वाला भी आप एमएम में रख सकते हो, या फिर ऊपर और नीचे दोनों आप मीटर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक को मीटर में रख के दूसरे को एमएम में मत कर देना, यूनिट आप सेम रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है ये 7/4 + 1 कितना आ रहा है 370 कुछ आ रहा है क्या? $370.58 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कितना है ये 370.58 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। चलिए, तो आपने यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो आपके पास जो टॉर्जन जो आ रहा है उसके भी इफेक्ट को हम लेंगे यहाँ पर, मतलब टॉर्जनल शियर और टॉर्जनल बेंडिंग मोमेंट को भी हम यहाँ पर लेंगे। तो शियर फोर्स हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट, और हमने निकाल लिया यहाँ पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी हमने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में अब क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 3 में आए जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम करते हैं डिजाइन फॉर फ्लेक्चर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिजाइन फॉर फ्लेक्चर करेंगे। चलिए, सबसे पहले मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट वगैरह निकालना पड़ेगा। किसके लिए, मेन बार्स, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो होगा, बेसिकली बार्स क्या क्या होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल बार होगा, या तो वो सिर्फ टेंशन में होगा, नहीं तो फिर आपका कंप्रेशन में भी आ सकता है। लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब मेन बार, ठीक है, जिसको अपन सर्कल से, जिसको हम डायग्राम में शो करते हैं। दूसरा टाइप की जो बार होगी वो कौन सी होगी, आपके पास जो लैटरल, जो ट्रांसवर्स जो आपके पास रिइंफोर्समेंट होता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिरअप्स, ठीक है। तो दो बार आपको डिजाइन करनी होती है, एक आपको मेन बार्स और दूसरा आपको लैटरल रिइंफोर्समेंट मतलब स्टिरअप्स। तो ये दोनों बार मतलब मेन बार्स आप डिजाइन करेंगे किसमें, फ्लेक्चर के अंदर, और स्टिरअप्स जो आप डिजाइन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, वो आप डिजाइन करेंगे शेयर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बताया था आपको, यहाँ पे केस देखना पड़ेगा कि आपका केस एमटी जो है वो एमयू से छोटा है कि बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं एमटी की बात करूं, कितना है वो TU अपॉन 1.7 1 प्लस D/B, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 370.58 माइनस 225 कर दीजिए, कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 70 + 75 145.58 145.58 और MU कितना आ रहा है हमारे पास 225 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज ऑल्सो किलो न्यूटन मीटर। तो आप मेरे को बताइए ये केस नंबर 1 आ रहा है कि केस नंबर 2 आ रहा है, केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है। यहां पर आप देख सकेंगे कि आपका जो MT की जो वैल्यू है इट इज लेस देन क्या हो रहा है आपके पास MU हो रहा है, मतलब ये कौन सा टाइप का केस आ गया, दिस इज विल बी योर केस नंबर 1। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका MT MU से कम है तो यहाँ पर आपको शेयर आपको कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट की नीड है क्या, मेन बार्स में ऊपर कंप्रेशन साइड में आप रिइंफोर्समेंट लगाओगे क्या, नहीं। वो कब लगाते हैं, जब केस नंबर 2 में हम रहते हैं, मतलब MT की वैल्यू MU से ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, नो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, नो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहां पर आपके पास ये तो आपके पास आ गया कि आपको ME की वैल्यू पता है, ठीक है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना आपके पास 370.58 किलो न्यूटन मीटर। अब आप कौन से बेंडिंग मोमेंट के लिए आप डिजाइन करोगे, आप MU के लिए डिजाइन नहीं करेंगे रिइंफोर्समेंट, आप बेंडिंग मोमेंट कौन सा लेंगे, आप ME के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर रिइंफोर्समेंट को क्या करेंगे, आप डिजाइन करेंगे। मतलब हमें कितना बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करवाना है, ME जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको, ठीक है।
ना कि हमारे पास इसके पहले हम जितना भी पढ़ते थे वहां पर हम सिर्फ क्या करते थे, फ्लेक्चरल जो बेंडिंग मोमेंट आता था उसको हम देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो टॉर्जन के कारण जो आपके पास आ रहा है उसके इफेक्ट को भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो एमई की वैल्यू कितनी है आपके पास 370.58। चलिए अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, मैं आपको बोला था हमें निकालना है कैलकुलेट AST, ठीक है, कैलकुलेट क्या करेंगे हम यहाँ से AST कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर कंप्रेशन जोन से अगर मैं एमई का फॉर्मूला लिखूँ तो कितना हो जाएगा वो 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 इंटू XU, ठीक है, D माइनस 0.42 इंटू XU। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एमई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 370.58 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 0.36 इंटू FCK कितना है हमारे पास M20 की बंदा, तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। मैं सारी वैल्यूज को न्यूटन और mm में रख रहा हूँ, ठीक है, सारी वैल्यूज को मैं न्यूटन और mm में रख रहा हूँ। तो देखिए किलो न्यूटन को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन हो गया, सिमिलरली मीटर को मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो mm हो गया, मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि न्यूटन और mm में वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। बाकी ये सारी वैल्यूज b वगैरह भी जो होगा मैं mm में ही यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400 इंटू क्या हो जाएगा ये XU इंटू d कितना है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 700 माइनस 50 मतलब 650 माइनस 0.42 इंटू XU। तो ये वाला आपके पास इक्वेशन आ गया है। अब ये वाले इक्वेशन से आप क्या करेंगे, आप यहां से आप XU को फाइंड आउट करिए, ठीक है, आप यहां से क्या करिए, आप XU को फाइंड आउट करिए। तो आप XU को फाइंड आउट कैसे करेंगे, थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा क्या, नहीं, मतलब ये आपका थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन वगैरह कुछ आ सकता है। तो ये गेट वाली कैल्सी में यूज नहीं होगा, आपके पास साइंटिफिक कैल्सी होगा ना, उसको आप यूज करके बताइए। ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करिए, कितना हो रहा है वो, तो आप मेरे को यहाँ से XU सॉल्व करके बताइए। चलिए तो यहाँ पर मैं XU की वैल्यू देखिए, मेरे पास मैं छोटा वाला कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना तो तुरंत आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास वाला कैल्सी है नहीं, तो बेसिकली मैं यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व किया हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप XU की वैल्यू आपके पास दो आएगी, ठीक है, एक आया आपके पास 1314.56 और दूसरा आया आपके पास 233.04। तो देखिए आपके पास जो डेप्थ है XU की, आपके पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, आपके पास डेप्थ कितने की है, आपके पास 700 mm की है और विड्थ कितना आपके पास 400 mm का है। तो यहां पर आपके पास कुछ न्यूट्रल एक्सिस आएगी एक्चुअल, ऊपर टॉप फाइबर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास XU की पहली वैल्यू कितनी है, आपके पास 1.314 मीटर आई है, मतलब ये कितना आपके पास 700 तो mm ही है, तो इसके बाहर चले जा रही है, तो ये वाली वैल्यू को आप नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 233.04 mm, मतलब ऑब्वियसली 700 आपका ओवरऑल डेप्थ है, मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू कुछ सही होगी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है मेरी वैल्यूज थोड़ी सी गलत आए, क्योंकि मैं नॉर्मल वाला कैल्सी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार जब वाला कैल्सी यूज करेंगे बस इक्वेशन पुट कर देना, आपके पास जो XU की वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू पुट कर देना, उसमें ज़्यादा घबराना मत कि सर मेरी कैसे गलत आ गई, मेरी कैसे ये आ गई, ठीक है। मैं बस नॉर्मल कैल्सी में यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी जो XU की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 233.04, ठीक है। इसको आप XU लिमिट से भी आप चेक कर सकते हैं, अंडर इन्फोर्स बना रहे हैं कि ओवर इन्फोर्स बना रहे हैं। बेसिकली XU हमारे पास कितना है 233.04, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास XU आ गया, तो अगर मैं AST निकालूं, तो अगर मैं टेंशन जोन से देखूं ME की वैल्यू तो कितना हो जाएगा वो 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। XU मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ME मुझे पता है, AST मुझे निकालना है, D मुझे पता है, FI मुझे पता है, सिर्फ एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो मैं वहां से AST निकाल लूंगा। कैसे, AST इक्वल्स टू ME अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। तो यहाँ पर मैं ME की वैल्यू पुट कर दूं, कितना है वो, कितना आया था यार 370.58,
370.58 किलो न्यूटन मीटर, या फिर आप इसको कर दो इंटू 10⁶ कर दो, न्यूटन एमएम में रख दिया मैंने, अपॉन 0.87 इंटू 415 इंटू स्मॉल डी कितना है 650 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्सयू की वैल्यू आई है 233.04 इंटू 233.04। पुट करिए, एएसटी निकालिए, यहाँ से एएसटी निकालिए, फटाक से निकालिए, अपने वाले को कैल्सी में निकालिए, 0.42 इंटू कितना आ रहा है आपके पास एएसटी 1858.98 mm स्क्वायर, ठीक है। एएसटी कितना है आपके पास 1800 समथिंग कुछ आ रहा है, 1858.98 mm स्क्वायर, इतना ही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। मेरा कुछ 1800 में आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चल जाएगा, लेकिन 1800 के आसपास क्या आ रहा है मेरे पास, एएसटी की वैल्यू यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। अब आपको समझ में आया मैंने क्या किया, एएसटी कैसे निकाला, मैंने बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन था वहां से मैंने सबसे पहले, हमारे पास इक्वेशन क्या होता है एएसटी के लिए, ये वाला टेंशन जोन से होता है, लेकिन हमें एमई हमने सेकेंड स्टेप में निकाल लिया था, एफवाई हमें क्या है गिवन है 415 हमें पता है, एएसटी तो मुझे निकालना ही है इस वाले स्टेप में, डी भी मैंने पहले निकाल लिया था, इफेक्टिव कवर को लेके ओवरऑल डेप्थ से मैंने माइनस कर लिया था, क्वेश्चन में गिवन था। मुझे क्या नहीं पता था यहाँ पर, मुझे यहाँ पर नहीं पता था एक्स यू की वैल्यू, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या नहीं पता था एक्स यू की वैल्यू, तो एक्स यू की वैल्यू मैं कहां से निकाल लिया, सेम बेंडिंग मोमेंट का आपके पास जो कंप्रेशन जोन से जो फॉर्मूला होता है, कंप्रेशन जोन से जो फॉर्मूला होता है, यहां से मैंने क्या किया, आपका एक्स यू की वैल्यू मैं यहां से निकाल लिया, तो एक्स यू की वैल्यू मेरे पास आई कुछ 233 पॉइंट समथिंग mm, और वो एक्स यू की वैल्यू मैं यहां पर पुट किया, तो मुझे यहां से क्या मिल गया, मुझे एएसटी यहां से इजीली मिल गया। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना अच्छे समझ नहीं आया, तो ठीक है, मैं आपको बोला था कि एक स्टेप और होता है हमारे पास, ठीक है, एक मेथड और होता है, आपको मैं पहले भी फ्लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया हूं मैं, तो अगर आप क्वेश्चंस वगैरह वहां बनाए होंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और क्या बताया था मैंने, हमें एमई पता है ना, एमई कितना है हमारे पास, सेम चीज बता रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 3 ही बता रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 3 का मैं दूसरे मेथड से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है हमारे पास एएसटी निकालना है, तो एमई हमें पता है कितना 370 पॉइंट कितना है सर 0.58 किलो न्यूटन मीटर, या फिर इसको न्यूटन एमएम में चेंज कर दो तो इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम, ठीक है, एमई हो गया। यहां पर मैं आपको बोला था डायरेक्ट आप पीटी से भी निकाल सकते हैं, पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 ME लिखना है यहाँ पर, ठीक है, MU मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बोला था डिजाइन हम किसके लिए कर रहे हैं, ME मोमेंट के लिए कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए कर रहे हैं, अभी तक आपको आदत होगी MU लेने की, अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं आपको शुरू में ही बोला था कि फॉर्मूला तो हमें याद करना ही नहीं है, कोई सा भी फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई सा भी नहीं करना है आपको, सारे के सारे फॉर्मूले कहां पर गिवन है, आपको आईएएस कोड में गिवन है, ठीक है, चाहे वो ये वाला फॉर्मूला हो चाहे वो कोई और फॉर्मूला हो, आपको फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे कौन से फॉर्मूले की नीड है, आईएएस कोड में आपको तुरंत मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर आईएएस कोड तो पूरी एक बुक है, फॉर्मूला हम कहां पे ढूंढेंगे, तो बेसिकली ये वाला कहां पे पढ़ रहे हैं हम, ये अभी क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेक्चर के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इंडेक्स में जाना, इंडेक्स में देखना फ्लेक्चर की टॉपिक कहां पर है, ठीक है, पेज नंबर निकालना, वो वाला फॉर्मूला आप वहां पर पेज नंबर पे पहुंच जाना, मिल जाएगा, आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर मैं स्टेप नंबर 4 में गया,
स्टेप नंबर 4 में क्या है हमारे पास, शेयर है। तो आप उसके पहले पेज में इंडेक्स होता है आईएस कोड के, इंडेक्स खोलना, वहां पे देखना शेयर की जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ पर गिवन है पेज नंबर पे, तो उस पेज नंबर पे जाना, आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप बॉन्ड की बात कर रहे हो तो इंडेक्स खोलना, वहां पे देखना बॉन्ड कहाँ पे लिखा है, उस पेज नंबर पे चले जाना। टॉर्जन की बात करो तो इंडेक्स खोलना, टॉर्जन के बारे में देखना, टॉर्जन कहाँ पे दिया है, उस पेज में चले जाना, ठीक है। और एक और चीज, अगर मान लीजिए कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, आपको बार बार ढूंढनी पड़ रही है, तो आपको ना जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस वगैरह, तो हमेशा आईएस कोड को सामने रखे, चाहे आप ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए पढ़ो, चाहे आप किसके लिए पढ़ो, आरसीसी मतलब आईएस कोड के हेल्प आपको लेनी है, ठीक है। तो आईएस कोड को सामने लेके चलना, उसमें मार्क तो करना मत, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको मना कर देंगे, लेकिन वो वाले में अगर आप सामने रह के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको कभी भी नीड नहीं होगी, एक आधी बार शुरू में प्रॉब्लम होगी, फॉर्मूला गिवन कहाँ पर है, उसके बाद आपको अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीजें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप पीटी निकाल लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे आप, पीटी की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। अब पीटी का ये वाले फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, अब पीटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, AST अपॉन BD इंटू 100। तो आपने यहाँ से पीटी आपने निकाल लिया, अब AST कितना होगा आपके पास, पीटी इंटू BD, ठीक है, पीटी इंटू BD। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज में आएगा क्या, हाँ, पीटी कितना होता है आपके पास, AST अपॉन BD, परसेंटेज में होगा तो इंटू 100 कर लेना। तो AST कितना हो जाएगा आपके पास, पीटी इंटू BD। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, यहाँ से आप AST की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। तो अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, ये वाला फॉर्मूला इजी है कि वाला मेथड इजी है। बेसिकली आप बोलोगे कि वाला मेथड इजी है, हाँ, तो वाला मेथड ही इजी है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है, अगर आप फ्लेक्सर जब आप पढ़ रहे थे मॉड्यूल नंबर 2 में, अगर आप इस फॉर्मूले से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसी फॉर्मूले से आप कैरी ऑन करना। यहीं पर आप पीटी की जगह पे आप यहीं पर वो AST अपॉन BD करके भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, AST अपॉन BD। तो बुक में AST अपॉन BD इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस जो भी आपके पास फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप स्टेप नंबर 3 में इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हो, AST को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो गया जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला इनकेस नहीं आता है, बेसिक फॉर्मूला आते हैं, तो बेसिक फॉर्मूले से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो, लेकिन आप ये वाले फॉर्मूले से पहले मोमेंट का कंप्रेशन से आप निकाल लो XU, और वहाँ से XU की वैल्यू आप टेंशन जोन में आप जो मोमेंट का जो फॉर्मूला वहाँ से आप AST निकाल लो। दोनों मेथड मैंने डिस्कस कर लिया, ये दो मेथड आपके पास ऑलमोस्ट आपका सेकेंड वाले मेथड ही यूज करेगा, लेकिन मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड आपको मैं पहले बता दिया, ताकि आपके पास इन केस कहीं पर यूज हो रहा है तो आपको कहीं पर डाउट ना आए कि ऐसा तो हम करते नहीं थे, हम हमेशा इजी मेथड से करते थे, ठीक है। तो AST कितना है हमारे पास, 1858.98 mm², ठीक है। तो अगर आप मैं बोलूं कितने बार्स मैं प्रोवाइड करूंगा, कितने बार्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूं, नंबर ऑफ बार्स अगर मैं प्रोवाइड करूं तो कितनी करूंगा, तो हमारे पास अज्यूम कर रहा हूं मैं 5 इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं यहाँ पे 25 mm की, ठीक है। डायमीटर में कितना प्रोवाइड कर दे रहा हूं मैं, 25 mm की यहाँ पे बार को मैं प्रोवाइड करता हूं। तो अगर मैं AST अगर मैं बोलूं तो AST कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बार्स इंटू एक जो बार है उसकी डायमीटर, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, n इंटू पाई बाय 4 इंटू 5²। और AST मुझे पता है, AST कितना है हमारे पास 1858.98 mm² इक्वल्स टू n इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितनी लिया मैंने 25 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 25 क्यों ले लिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप 20 ले लो, आप चाहो तो 16 भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, AST हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आई है, तो हम थोड़ा डायमीटर भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा के हम ले सकते हैं, क्लियर है। तो AST की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 5 की बार आप यहाँ पर डायमीटर जो है आप वहाँ पर चूज करोगे। लेकिन बेसिकली जब भी आप फ्लेक्चर की बात करते हो तो वहाँ पर आप डायमीटर ज़्यादा रखते हो, मेन बार्स होती है वो, मेन बार्स की डायमीटर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं शेयर की बात करूँगा तो वहाँ पर हम हार्डली 8 mm 10 mm वगैरह ही लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम नहीं जाते, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 mm हम वहाँ पर ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन मेन बार्स में आप 20 mm भी ले सकते हो, 25 mm भी ले सकते हो, 16 mm भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जहाँ पर अगर आप कम डायमीटर की बार लिए तो नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे आप डायमीटर बढ़ाते जा रहे हो
मतलब इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ बार्स क्या होते जाएंगे आपके पास, कम आते जाएंगे। रैदर देन दोनों की मीनिंग सेम होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 1858.98 अपॉन π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। कितना होगा इसकी वैल्यू बताइए। कितना आ रहे हैं 3.78 तो इसको थोड़ा बढ़ा के लेंगे हम, तो कितना ले लेंगे हम 4 नंबर ऑफ बार्स हम यहाँ पर ले लेंगे ऑफ 25 mm। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 16 mm की बार्स लेता, कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए वो 16 mm की बार्स ले रहा है तो यहाँ पर वो 4 नंबर ऑफ बार्स उसके नहीं आते, तो यहाँ पर वो कितने आ जाते, अराउंड 5, 6, 7 ऐसे टाइप के नंबर ऑफ बार्स आते, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक बार का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इतने mm बार्स को, इतने mm स्क्वायर एरिया को मीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स हमें वहाँ पर चाहिए रहेगा। तो समझ में आया, फ्लेक्चर के लिए आप कैसे निकालेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिज़ाइन फॉर शेयर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ। डिज़ाइन फॉर शेयर स्टेप नंबर 4 आप डालिए। चलिए स्टेप नंबर 4 में आते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में फ्लेक्चर का पूरा डिज़ाइन कर लिया। हमें पता चल गया कि हमें वहाँ पर 4 बार्स लगाने टेंशन जोन में कितने mm के, 25 mm के। तो अगर मैं AST प्रोवाइडेड की बात करूँ, अब हमारे पास AST अब आप वाला यूज़ नहीं करेंगे जो हमारे पास निकाला था 1858 वाला। AST प्रोवाइडेड जो मैं निकाला वो कितना लगाया, मैं 4 नंबर ऑफ बार्स लगाया हूँ, कितने mm के, मैंने लगाया वहाँ पर 25 mm के। ठीक है, तो अगर मैं एरिया निकालूँ जितना हमने प्रोवाइड किया है तो वो कितना हो जाएगा 4 इंटू π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा वो, ये आपके पास हो जाएगा 1963.5 mm स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपके पास AST प्रोवाइडेड, आपने कितना प्रोवाइड किया। ठीक है, वहां पर हम जो AST निकाले थे वो AST कितना, उसमें मिनिमम AST आपको चाहिए था तो वो कितना आया था 1850 समथिंग आया था, बट हम थोड़ा एडिशनल, क्योंकि नंबर ऑफ बार्स कितना आया था हमारे उस AST के लिए 3 पॉइंट समथिंग आया था, बट हमने थोड़ा बढ़ा के कितना लिया था 4 नंबर ऑफ बार्स लिया था। तो ऑब्वियसली AST भी बढ़ जाएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा रीइंफोर्समेंट का, तो कितना है वो 1963 पॉइंट समथिंग आया है। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई हमारे पास। अगर मैं आऊँ यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में, तो स्टेप नंबर 4 में मैं आया, क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें करना है डिज़ाइन फॉर शेयर। इंपॉर्टेंट है ना ये, डिज़ाइन फॉर शेयर जो रहेगा ये क्या है आपके पास, दिस इज योर इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बोला था कि आप क्या निकाल लेना, सबसे पहले नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लेना। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना था वो, टाउ VE। अच्छा, टाउ VE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स अपॉन B इंटू डी। इक्विवेलेंट शेयर फोर्स कितना था 1.5 इंटू 80, तो कितना था 120 किलो न्यूटन, मतलब 10⁻³ अपॉन B इंटू डी। बी कितना हमारे पास 400 और D कितना हमारे पास 650। B कितना हमारे पास 400 और D कितना हमारे पास 650। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए आप, तो कितना हो जाएगा ये, कितना है 0.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है 0.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब MPa लिख लिया मैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि टाउ VE क्या होना चाहिए आपके पास, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ C मैक्स आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, फिर से आप रीडिजाइन करोगे। तो अगर मैं टाउ C मैक्स की बात करूं, टाउ C मैक्स की बात करूं तो कहां पे जाओगे आप, टेबल नंबर 20 में आप देख लोगे तो वहां पर टाउ C मैक्स की डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन है। किस पे डिपेंड करता है ये, FCK पे। नहीं तो फिर मैं आपको बोला था अगर आपके पास IS कोड नहीं है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है 0.63 इंटू √FCK। √FCK कितना है, मतलब 20 दिया हुआ है, FCK कितना है हमारे पास 20 इंटू क्या करूंगा मैं 0.63 लिख दूंगा, तो कितना है हमारे पास, दिस इज समथिंग 2.8 MPa। और हमारे पास टाउ VE कितना है हमारे पास, टाउ VE कितना है हमारे पास 0.46। तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके पास टाउ VE की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास
काफी ज्यादा कम है किससे? नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। वीई मैंने एक्चुअली वीई हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला था, मैंने वीयू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, वीयू नहीं है। वीई कितना आया था हमारे पास? वी कितना आया था? 120 प्लस कितना आया था? वीटी की वैल्यू कितनी थी? सॉरी वीई आपका वीयू प्लस वीटी है। वीयू कितना है आपके पास? ये कितना था आपके पास? 1.6 TU बाय बी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? दिस वॉज योर 90 अपॉन बी कितना था? दिस इज योर 480। कितना आया था? 120 प्लस 280 समथिंग कुछ आया था आपके पास। वी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 480। तो ये कितना हो जाएगा? 480 इंटू 10⁻3। ठीक है, देखिए ये वाली मिस्टेक मत करिएगा, मैंने वीई की वैल्यू यहाँ पर गलती से मैंने वीयू ही लिख दिया, वीई नहीं लिया, ठीक है, मैंने बोर्ड मिटा दिया ना तो मेरे को वैल्यूज याद नहीं रही। और बीडी कितना है हमारे पास? बीडी हमारे पास 400 इंटू 650। तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, मैंने यहाँ पे वीयू ले लिया था, एक्चुअली ये इक्विवेलेंट लेना है हमें, वीई लेना है। तो इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है हमारे पास? 480 अपॉन 4 इंटू 65। ये कितना आ रहा है आपके पास? 1.84। वही मैं बोला बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, उतना कम नहीं आएगा, 0.46 नहीं आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर? 1.84 MPa। टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 2.8 MPa। तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है क्या? ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपके पास 1.84 आपके पास जो वैल्यू आ रही है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 2.8। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डिजाइन आपने जो दिया है क्रॉस सेक्शन, मतलब 400 इंटू 700 का आपने जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रखा है वो क्या आपके पास सही है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर है आपका। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आपके पास जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम आपके पास जो आनी चाहिए उससे क्या है आपके पास कम है। चलिए इसी के अंदर शेयर में अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना है? कंपेयर कर लेता हूं मैं टाउ वीई एंड टाउ सी को मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं टाउ सी की बात करूं, टाउ सी की आपके पास जो शेयर स्ट्रेंथ है किसकी? कंक्रीट की। किस पे डिपेंड करती है वो? बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है आपके पास जो परसेंटेज ऑफ स्टील जो है उस पे। दूसरा क्या आपके पास? दूसरा है आपके पास FCK, मतलब आपके पास जो ग्रेड है कंक्रीट का कितना है आपके पास? M20। और ये क्या आपके पास? परसेंटेज ऑफ स्टील। ये दोनों पे आपके पास क्या करता है? डिपेंड करता है। टाउ सी की वैल्यू हम कहां से निकालते हैं? टेबल नंबर 19 IS 456/2000 से। ठीक है, कहां से निकालते हैं हम? टेबल नंबर 19 से। शेयर मैंने कंप्लीटली पढ़ा चुका है, ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे से पता होगा। अगर मैं पीटी की बात करूं, पीटी कितना होगा आपके पास? AST अपॉन BD। ठीक है, AST अपॉन BD। तो यहां पर आप देखिए AST कितना है हमारे पास? 1963.5। तो अगर मैं बात करूं कितना है हमारे पास? 1963.5 अपॉन BD कितना है हमारे पास? 400 इंटू 650। कितना हो जाएगा ये? इसकी वैल्यू आप देखें, कितना आ रहा है ये? इंटू 100 भी करेंगे, कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? 0.755। कितनी आ रही है? 0.755%। दूसरा FCK कितना दिया हमें? FCK हमें दिया यहाँ पर M20, मतलब FCK की वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 20 उसकी FCK की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप टेबल नंबर 19 में आइए, टेबल नंबर 19 में आइए। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले PT आपको गिवन होगा, मतलब AST अपॉन BD इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में गिवन होगा ना। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा आपके पास? यहाँ पर ग्रेड, अलग अलग ग्रेड होंगे, M15, M20, M25, M30। यहाँ पर क्या होगा आपके पास? अलग अलग यहाँ पर ग्रेड होंगे। तो आप इसकी वैल्यू देखिएगा, PT में आपके पास कितना आ रहा है आपके पास? 0.75 की वैल्यू कहाँ पर देखेंगे आप? यहाँ पर। ये वाली जो वैल्यू आपको जो मिलेगी M20 में, ठीक है, M20 में आपके पास जो वैल्यू आपको जो मिलेगी वो वाली वैल्यू क्या करना है आपको? वाली वैल्यू आपको टाउ सी की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। तो अगर मैं टाउ सी की बात करूं, यहां पर अगर मैं टाउ सी की बात करूं तो टाउ सी की वैल्यू कितनी आ रही है?
टाउ सी की वैल्यू कितनी आ रही है टेबल से अगर आप देखेंगे तो पीडी कितना है हमारे पास 0.75। तो यहां से आप टाउ सी की अगर आप वैल्यू देखोगे टेबल नंबर 19 से तो कितना आ रहा है वो 0.56। ठीक है, अगर आप टेबल से देखोगे तो टाउ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.56 एमपीए। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास जो नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेस जो आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है वो 1.84। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है आपके पास 1.84 और जो स्ट्रेंथ जो है रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है आरसीसी की वो कितनी है आपके पास 0.56। मतलब आपके पास स्ट्रेस आ रहा है 1.84 का, लेकिन जो स्ट्रेंथ है जो उसके रेजिस्टिंग जो पावर है वो कितना है वो सिर्फ और सिर्फ 0.56 ही है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास जो डिस्ट्रॉइंग आपके पास जो स्ट्रेंथ जो डिस्ट्रॉइंग जो पावर है वो क्या आपके पास ज्यादा है कंपैरेटिवली विथ द रेजिस्टिंग उसकी जो स्ट्रेंथ है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर डिजाइन हमें करना पड़ेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, सिंस टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें डिजाइन फॉर स्टीरअप्स हमें यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर टाउ वी लेस देन टाउ सी होता तो हम क्या बोलते हैं वहां पर मिनिमम आप प्रोवाइड कर दीजिए। आपने जो पहले शेयर में जैसे मैंने आपको पढ़ाया ये वाली वैल्यू अगर कम होती है तो हम क्या बोलते हैं वहां पर आप मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड क्यों करें, अगर आपके पास ऑब्वियसली आपके पास जो रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है ताकि आपके पास जो मटेरियल है उसमें डक्टिलिटी क्या हो जाए और ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ जाए उसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपन एएसवी निकालेंगे। एएसवी की अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्टीरअप्स की बात कर रहा हूँ तो एएसवी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एएसवी मतलब एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, एएसवी का फॉर्मूला कितना बताया था मैंने आपको बताया था TU इंटू एस वी अपॉन 0.87 FY इंटू D1 इंटू B1 प्लस VU इंटू एस वी अपॉन 0.87 FY इंटू D1 इंटू 2.5। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कहां से आया था, इस सीधा सीधा आईएस कोड ने आपको बताया था कि जब भी आप रीइंफोर्समेंट को, कौन से रीइंफोर्समेंट को, शेयर रीइंफोर्समेंट को जब भी आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर आपके पास जो एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू इसके बराबर होगा। TU के आपके पास जो आपके पास फैक्टर जो ट्विस्टिंग मोमेंट जो आपके पास आया है वो, VU के आपके पास फैक्टर्ड आपके पास जो शेयर फोर्स आया है वो। यहाँ पर इक्विवेलेंट का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो गिवन डेटा था उसी का यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं स्पेसिंग का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट स्पेसिंग का अगर मैं फॉर्मूला बताया था वो कितना आया था आपके पास 0.87 FY इंटू ASV इंटू D1 अपॉन TU अपॉन B1 प्लस VU अपॉन 2.5। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था स्पेसिंग का। ठीक है, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था किसका, स्पेसिंग का। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिंग निकाल रहा हूँ शेयर इन्फोर्समेंट का, ठीक है, एक बार यहाँ पर अच्छे से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अब मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्टीरअप्स को, अब मैं स्टीरअप्स को डिजाइन कर रहा हूँ तो चीजें यहाँ पर ज्यादा समझने वाली है, थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। एक एक कंपोनेंट को हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब अगर मैं स्टीरअप्स को अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि पहले प्रोवाइड कर देते हैं उसकी डायमीटर और उसके लेग्ड। तो अगर मैं बोला कि मैं यहाँ पर स्टीरअप्स को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कितने का, मैं यहाँ बोल रहा हूँ चलिए मान के चल रही है मैं यहाँ पे मैं 2 लेग्ड स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कितने mm का, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ 10 mm की उसका क्या है डायमीटर है। ठीक है, स्टीरअप्स का मैंने यहाँ पर जो मैंने रीइंफोर्समेंट लिया वो कैसा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 लेग्ड रीइंफोर्समेंट है और उसका डायमीटर कितना है 10 mm का, ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं ASV निकालूं तो ASV क्या होता है आपके पास n इंटू π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। n क्या होता है उसका नंबर ऑफ लेग्ड, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो आप यहां से ASV निकाल लोगे, कितना आएगा ASV, ये आपके पास हो जाएगा π/2 इंटू 100। कितना आ रहा है ये 157 mm स्क्वायर। ये क्या आपके पास, ये आपके पास स्टीरअप्स का क्या हो जाएगा आपके पास ASV, मतलब
एक जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करो कितना 2 लेग स्टीरअप्स आप जो प्रोवाइड किए हो उसका आपके पास एरिया ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट आ गया कितना 157 mm²। ये एक रिइंफोर्समेंट का है। अब अपन बात करेंगे कि आप ये जो एक रिइंफोर्समेंट आप जो प्रोवाइड कर रहे हो 2 लेग ऑफ कितना 10 mm का, ये कितने नंबर ऑफ स्टीरअप्स आप वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ, हम यहाँ पर ये नहीं बोलते कि ठीक है आप यहाँ पे 15 वैसे आप शेयर रिइंफोर्समेंट आप डाल दीजिए, स्टीरअप्स 15 रिइंफोर्समेंट लीजिए और उसको आप डाल दीजिए, ऐसा नहीं करते हैं। अपन यहाँ पर एक रिइंफोर्समेंट लेते हैं, एक स्टीरअप लेते हैं, उसका एरिया देखते हैं, फिर उसके बाद अपन निकालते हैं स्पेसिंग। ठीक है, मतलब पहला स्टीरअप डाला, उसके बाद कितने mm पे आया 100, 200, 300, कितने mm स्पेसिंग छोड़ के फिर मैं दूसरा स्टीरअप डालूंगा। तो ऐसे करके एक के बाद हम डालते जाएंगे अंटिल द एंड ऑफ द बीम, या फिर आपके पास जो भी है स्लैब कॉलम जो भी है। ठीक है, कभी भी स्टीरअप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ इतना बड़ा कॉलम है ठीक है यहाँ पे 20 स्टीरअप डाल दो, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर एक स्टीरअप का हम वहाँ पर क्या लेंगे, उसका एरिया देखेंगे और हमें 2 स्टीरअप के बीच की हमें स्पेसिंग पता होगी। तो अगर हम नीचे से चालू कर रहे हैं तो पहला स्टीरअप डाला, फिर हमें पता है कि यहाँ से 150 mm की स्पेसिंग छोड़नी है, फिर उसके बाद सेकंड स्टीरअप डालना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अंटिल कहाँ तक पूरा, मतलब वो पूरी डेप्थ को या फिर पूरे हाइट को क्या करे, वो उसको कवर करे। ठीक है, तो एक स्टीरअप के आपके पास जो एरिया है वो कितना है आपके पास 157 mm²। तो अगर मैं स्पेसिंग का फॉर्मूला भी आपको जो बताया कितना था वो 0.87 FY इंटू ASV इंटू D1 अपॉन TU बाई B1 प्लस VU अपॉन 2.5। क्लियर। तो यहां से अब टर्मिनोलॉजी वाली बात होगी। टर्मिनोलॉजी मतलब कौन कौन सी, आप यहां पर देखिए कि आपको यहां पे D1 नहीं पता है। ठीक है, आपको यहां पर D1 क्या होता है ये नहीं पता, ये इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d होती है, मैं यहां पर D1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको यहां पर B1 नहीं पता, ये विड्थ नहीं है, ये क्या है आपके पास B1 की बात करो मैं। और क्या नहीं पता आपको, ASV आपने निकाल लिया कितना है 157। ASV कैसे निकालेंगे, हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहो यहाँ पर 4 लेग्ड ले लो, आप चाहो यहाँ पर 8 mm भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर वो करोगे 4 लेग ले लोगे तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट ज्यादा आ जाएगा, स्पेसिंग क्या हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कम रखा तो स्पेसिंग भी क्या होगी वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। क्लियर है। चलिए अब यहां पर अगर मैं D1 और B1 की बात करूं, ASV तो मैंने निकाल लिया, VU और TU हमें गिवन था ऑलरेडी और बाकी सब तो हमें पता है, तो हमें वहां से ASV निकल जाएगा, सॉरी हमें वहां से स्पेसिंग निकल जाएगा। तो D1 और B1 क्या होता है, तो मैंने आपको डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मैंने वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि D1 B1 सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करूं तो वहां पर x1 और y1 की वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं ताकि सारे स्टेप्स क्या हो वहां पर क्लियर हो जाए। सारे स्टेप्स मतलब जितने डिजाइन स्टेप्स जो बनाए थे हमने डिटेल में हमने डिस्क्राइब किया था वो सारे क्या हो जाए यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। इसलिए मैंने एक कन्वेंशनल बड़ा सा क्वेश्चन उठा लिया है, इसको आप एक एक अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कंप्लीटली क्या आपके पास पिछला जो मैंने आपको डिज़ाइन स्टेप बताया था उसी के हम अकॉर्डिंगली क्या चल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूँ क्रॉस सेक्शन की, अगेन मैं वाला डायग्राम बना रहा हूँ जो मैंने आपको कल समझाया था। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। अगर मैं यहाँ पर स्टीरअप्स बनाऊं तो स्टीरअप्स कैसा है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टीरअप्स। ठीक है, मैं ग्रीन पेन से बनाया था, चलिए ग्रीन पेन ले लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर स्टीरअप्स। ब्लू से क्या है आपके पास, ये बीम का क्या है आपके पास क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। ये डायग्राम को अच्छे से समझिएगा तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर स्टीरअप्स। रेड पेन से क्या बनाया हूं मैं, रेड पेन से मैंने बनाया यहां पर स्टीरअप्स।
ठीक है, मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ ताकि इसके सेंटर टू सेंटर में स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में यहाँ पर कैलकुलेट कर पाऊँ। कितने नंबर ऑफ बार्स आए थे हमारे AST के? 4 नंबर ऑफ बार्स आए थे ना, तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर ऑफ बार्स आए थे हमारे पास। कितने के? 25 mm के हमारे पास क्या था, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर 4 25 mm के क्या है आपके पास, बार है। सिमिलरली रिइंफोर्समेंट हमने कितने की प्रोवाइड की है? स्टीरअप्स की, ये हमने प्रोवाइड की है 2 लेग्ड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 1 और 2 लेग है। कितने का है आपके पास? 10 mm का क्या है वो डायमीटर। ठीक है, चलिए आपके पास मैं बात करूं, ये कितना है हमारे पास, टोटल विड्थ कितनी है हमारे पास? 400। टोटल जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है वो कितनी है हमारे पास? दैट इज 700। ये कितना है आपके पास? दिस इज योर 700। अगर मैं D1 और B1 की बात करूं, D1 और B1 की बात करूं, तो D1 और B1 क्या होते हैं आपके पास, ये याद रखिएगा। D1 एंड B1 मैंने आपको बताया था, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार्स, ऑफ मेन बार्स। D1 है तो अलोंग द डेप्थ और B1 है तो अलोंग द विड्थ, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर टेंशन जोन में मैंने यहाँ पे बार प्रोवाइड किया है, तो मुझे कंप्रेशन जोन में एटलीस्ट 2 तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। क्यों? कंप्रेशन जोन तो सर आप बोले थे कि डिजाइन नहीं करना है, लेकिन डिजाइन नहीं कर रहे हैं, बीच में मैंने नहीं लगाया हूं, लेकिन मुझे ये स्टीरअप्स को होल्ड करने के लिए एटलीस्ट 2 बार्स तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो ये स्टीरअप्स को आप होल्ड कर पाओगे, वरना स्टीरअप तो इधर उधर हो जाएगा, तब तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर 2 नंबर ऑफ बार्स मैंने क्या किया, यहाँ पर एजेस में दिए हैं टॉप फेस में, ताकि क्या कर पाए, वो स्टीरअप्स को क्या कर पाए, प्रॉपर होल्ड कर पाए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, D1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, D1 की बात कर रहा हूँ, तो D1 क्या बताया था मैंने कि ये जो सेंटर जो डिस्टेंस होता है कहाँ का, मेन बार का, ग्रीन वाला क्या है आपके पास, मेन बार है, उसका सेंटर और नीचे का सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी आपके पास, दिस विल बी योर D1, दिस विल बी योर D1। तो अगर मैं D1 की बात किया, अगर मैं यहां पर D1 की बात कर रहा हूं, तो D1 कितना आ जाएगा, D1 कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल ओवरऑल डेप्थ कितनी थी हमारे पास, 700। ओवरऑल डेप्थ कितनी थी हमारे पास, 700। और अगर मैं नीचे की बात करूं, तो ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कवर है। सो फ्रॉम द बॉटम आपके पास जो फेस है, वहां से लेकर अगर मैं मेन बार के सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या आपके पास इफेक्टिव कवर है। सिमिलरली ऊपर से भी अगर मैं इफेक्टिव कवर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, मेन बार के सेंटर से टू द टॉप मोस्ट आपके पास जो फाइबर होगा वो क्या होता है आपके पास, इफेक्टिव कवर हो जाता है। तो इफेक्टिव कवर मैंने कितना अज्यूम किया था, सबसे शुरू में मैंने अज्यूम किया था इफेक्टिव कवर कितना, 50 mm। तो मतलब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर नीचे वाला 50 mm माइनस किया, सिमिलरली ऊपर वाला 50 mm भी मैंने क्या किया, वहां पर माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, D1 कितना आ गया, 600 mm। समझ में आया? यहां पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्लियर कवर के रेस्पेक्ट में बताया था। क्लियर कवर क्या होता है आपके पास, ये रेड के नीचे से जो आपके पास एकदम सबसे नीचे तक का जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या होता है, क्लियर कवर। लेकिन अगर मैं इफेक्टिव कवर की बात करूं, तो मेन बार के सेंटर से सबसे टॉप मोस्ट, सबसे बॉटम मोस्ट फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव कवर। और ये तो हमने पहले अज्यूम कर लिया था, कितना था, 50 mm लिए थे, तभी तो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ हम वहां पर 650 mm ले रहे थे। तो अगर ये वाला इफेक्टिव डेप्थ है, तो ऊपर से भी आप इफेक्टिव डेप्थ है कहां तक, मेन बार के सेंटर तक, तो वो भी कितना हो जाएगा, 50 mm। तो टोटल 700 में से ऊपर का 50 और नीचे का 50 मैंने हटा दिया, तो मेरे को D1 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, D1 कितना आ गया, 600 mm। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं B1। B1 क्या हो जाएगा आपके पास, सिमिलरली ये जो मेन बार है इसके सेंटर से और ये वाला जो मेन बार है इसके सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर B1। अब इसका भी क्या बोल दे रहा हूं मैं, इसका भी मैं बोल रहा हूं कि ये वाला भी जो इफेक्टिव कवर है, ये भी मैंने कितना अज्यूम कर लिया, दिस इज ऑल्सो योर 50 mm। तो ये कितना हो जाएगा B1 अगर मैं बताऊं, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 50 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर 300 mm। आया, समझ में आया? B1 और D1 आपको समझ में आया कितना कितना लिया हमने? ठीक है, B1 और D1। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा यहां पर आप 50 नहीं लेंगे, एक सेकेंड B1 की बात नहीं कर रहे हैं। B1 अपन कितना ले लेंगे, टोटल कितना है हमारे पास, दिस इज योर 400। चलिए
मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि जो साइड में आपके पास जो क्लियर कवर है, क्लियर कवर मतलब रेड के बाद में, क्लियर कवर मतलब क्या होता है ना, वहाँ पर रीइंफोर्समेंट की कोई सी भी वैल्यू, चाहे वो स्टिरअप हो चाहे वो मेन बार हो, कोई भी वैल्यू वहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। इसको थोड़ा जूम करके मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये जो है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्टिरअप्स आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज योर स्टिरअप्स, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा है मेन बार, 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो क्लियर कवर है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, ये कितना है हमारे पास 25 mm है। क्लियर कवर कितना है हमारे पास 25 mm। ये रेड वाला जो आ रहा है, रेड वाला क्या है हमारे पास, दिस इज योर स्टिरअप्स, रेड वाला क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज योर स्टिरअप्स, और उसका आपके पास डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर कितना है हमारे पास, ये रेड वाले का, ये वाला डायमीटर है हमारे पास 10 mm, हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया कितने का, 10 mm का, और हमें लेना कहाँ पर है, हमें इसके सेंटर तक लेना है, हमें कहाँ तक लेना है, इसके सेंटर तक लेना है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर B1। तो टोटल कितना है हमारे पास 400, टोटल कितना है हमारे पास 400 माइनस ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है कंप्लीट, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 25 mm क्लियर कवर आ जाएगा, 25 mm क्लियर कवर आ जाएगा, प्लस रेड कंप्लीट आ जाएगा, रेड में मतलब रेड का डायमीटर कितना है हमारे पास 10 mm, प्लस ग्रीन का क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। तो ग्रीन का आपके पास मेन बार हमने कितना दिया था, 25 mm का प्रोवाइड किया था ना, मेन बार हमने कितने का प्रोवाइड किया था 25 mm का, तो ग्रीन का हाफ हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12.5, या फिर आप बोल सकते हो 25 माइनस 25/2। तो ये एक साइड का हो गया, टोटल 400 माइनस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सिमिलरली एक और माइनस कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, अगेन 25 प्लस 10 प्लस 12.5। समझ में आ रहा है क्या। यहां पर आप लिख सकते हो कि लेट क्लियर कवर, लेट साइड क्लियर कवर बी, साइड क्लियर कवर बी 25 mm। कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि 25 ही लेना है, आप चाहो तो यहाँ पे 20 भी ले सकते हो, आप यहाँ चाहो तो 30 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। बस क्लियर कवर क्या हो जाएगा आपके पास रीइंफोर्समेंट के बाद से, मतलब ये 25 प्लस रेड वाला जो रीइंफोर्समेंट है वो प्लस ग्रीन वाले का हाफ, तो 25 प्लस रेड वाला मतलब स्टिरअप की डायमीटर कितनी है 10 प्लस मेन बार का हाफ, मतलब 25 mm हमने प्रोवाइड किया था, उसका हाफ कितना हो जाएगा 12.5। तो ये एक साइड का हो गया। सिमिलरली दूसरे साइड का भी क्या करेंगे हम, सेम 12 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 12.5। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा B1 की वैल्यू 35 47.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 95, 400 माइनस 95 कितना हो जाएगा आपके पास 305 mm। तो B1 कितना है आपके पास, B1 इज 305 mm। समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट नहीं तो फिर आप इफेक्टिव कवर के बराबर ही ले लेना, यहाँ वाला इफेक्टिव कवर जो आएगा वैसे भी ले सकते हो, नहीं तो क्लियर कवर के रिस्पेक्ट में अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, किसी को डाउट आ रहा है कि ऐसे कैसे ले लिया आपने, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप क्लियर कवर अलग से लेके भी कर लोगे। लेकिन 305 और 300 का अगर आप बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोई मेजर आपके पास कुछ वहाँ पर डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया। D1 और B1 हमने निकाल लिया यहाँ पर SV का। अब यहाँ से SV का फॉर्मूला, SV की वैल्यू निकालें तो SV कितना आ रहा है हमारे पास 0.87 इंटू FI कितना है 415 इंटू ASV कितना है हमारे पास 157 इंटू D1 की वैल्यू कितनी आई 600 अपॉन सब किसमें mm में है ना। TU कितना था हमारे पास, TU की वैल्यू कितनी थी, ट्विस्टिंग मोमेंट हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है, TU कितना था 60 किलोन्यूटन मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 60 अपॉन B1 कितना है हमारे पास 305, और इसको किलोन्यूटन किस में आ रहा है, ये किलोन्यूटन मीटर में आ रहा है ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा mm में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यूटन mm में रखा हूं मैं इसको, ठीक है। प्लस VU कितना आ रहा था हमारे पास 80 किलोन्यूटन था, इंटू 1.5 किया तो कितना आया था 120 किलोन्यूटन, इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.5,
अब यहाँ पर ये मत डाउट रखना कि सर मैं यहाँ पे 10⁶ क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, 10�3 क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ। बेसिकली देखिए ये क्या है, मोमेंट है, टीयू क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, यूनिट क्या है, किलो न्यूटन मीटर। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 10�3 और मीटर को mm में चेंज करने के लिए अगेन 10�3, तो कितना हो जाएगा 10�6। Vu क्या है, शेयर फोर्स है, मोमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है आपके पास फोर्स है, इसका यूनिट किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया 10⁻3 से। तो Vu डिवाइड बाई 2.5 करूंगा तो कितना हो गया ये 120 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई कितना किया मैंने 2.5। तो यहां से आप स्पेसिंग बताइए, यहां से आप स्पेसिंग की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है मुझे बताइए, स्पेसिंग की वैल्यू, स्पेसिंग की वैल्यू आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। स्पेसिंग यहां पर आपको स्पेसिंग की वैल्यू यहां पर निकालनी पड़ेगी, कितना आ रहे हैं, कितना आ रहा है ये, समवॉट अराउंड 101.12 mm, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, चेक करना एक बार। 9900 101 ऐसी कुछ वैल्यू आपके पास आ सकती है ना। मेरी वैल्यू कितनी आई है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली कितनी आई, वो 100 के आसपास आई है। आप यहाँ पे चेक कर लेना आपके भी 100 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है क्या, कि ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या था आपके पास, स्पेसिंग हमने यहाँ से निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता था उसका, ASV अपॉन B इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ VE माइनस टाउ C अपॉन 0.87 FY। तो यहाँ से भी एक बार आप SV निकाल लीजिए आप, स्पेसिंग ASV कितना था हमारे पास 157 अपॉन B कितना हमारे पास 400 इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ VE कितना था हमारे पास 1.8 है ना। टाउ VE कितना आया था हमारे पास 1.8 और टाउ C कितना आया था हमारे पास 0.56 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 0.87 इंटू 415। यहाँ से हमें कोई स्पेसिंग की वैल्यू बताइए, यहाँ से हमें कोई स्पेसिंग की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, स्पेसिंग की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। स्पेसिंग कितना आ रहा है आपके पास 114.28 mm, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बोल रहे हैं अगर आप मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट भी अगर आप दे रहे हो, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट आप इतना दे देना कि आपका ये वाला आपके पास इतनी स्पेसिंग तो आपके पास आए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट मतलब, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है आपके पास, कि आप एटलीस्ट आप इतना तो आप रिइंफोर्समेंट दे देना कि आपके पास इतनी स्पेसिंग में आपके पास क्या हो, वो वाला मतलब क्या हो जाए आपका
मतलब एक स्टीरअप आपने डाला, उसके बाद आपने 115 mm का आपने क्या रखा, गैप रखा, दूसरा स्टीरअप डाला, फिर ऐसे करके आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम ये क्या हो जाएगा, शेयर इन्फोर्समेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना है, अराउंड 100 आया। तो अगर मैं एक स्टीरअप डाला, उसके बाद मैं 115 mm नहीं गया, मैं सिर्फ 100 mm ही गया, तो मैं नंबर ऑफ स्टीरअप्स क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा आ जाएंगे कंपैरेटिवली विथ एक स्टीरअप डाला, उसके बाद मैं 115 mm के बाद मैंने क्या किया, वहाँ पर दूसरा स्टीरअप डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, गैप बढ़ गया। अगर दो स्टीरअप के बीच में गैप बढ़ गए तो नंबर ऑफ स्टीरअप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 mm डाला, मतलब फर्स्ट स्टीरअप, उसके बाद 100 स्टीरअप के 100 mm के बाद दूसरा स्टीरअप, फिर 100 mm के बाद तीसरा स्टीरअप, तो आप मेरे को बताइए 115 से कम लिया मैंने, 100 mm लिया और गैप क्या किया मैंने, कम किया, तो नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ जाएगा। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या बताया, अगर आप 115 mm के अराउंड अगर आप लोगे स्पेसिंग, तो मतलब जो जितना नंबर ऑफ स्टीरअप्स आएगा वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टीरअप्स है, मतलब उतना वो इतना तो आप रखिए। लेकिन हम उतना रखेंगे क्या, नहीं, हम क्या रखेंगे 115 की जगह हम यहाँ पर 100 या फिर 100 से भी कम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम गैप रखेंगे, ताकि मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा ही हम क्या करें, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। समझ में आया? तो ये क्या था आपके पास, स्टेप नंबर 4। सिमिलरली अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करूं, स्टेप नंबर 5 क्या था हमारे पास, मैक्सिमम स्पेसिंग थी। स्टेप नंबर 5 क्या था आपके पास, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, इसका क्राइटेरिया क्या था, इसमें बोला 3 क्राइटेरिया, पहला x1, दूसरा x1 + y1/4 और तीसरा क्या बोला था 300 mm। ये तीनों में जो सबसे मिनिमम रहेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स हो जाएगी। तो यहाँ पर x1 और y1 मैंने आपको समझाया था, x1 और y1 क्या होता है आपके पास, कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं D1 और B1 हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया था, हमने यहाँ पर D1 और B1 हमने मेन बार के रेस्पेक्ट में लिया था। लेकिन X1 और Y1 की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने क्या बोला था, वो हम स्टीरअप्स के रेस्पेक्ट में लेंगे। मतलब अगेन मैं वाला डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर वाला डायग्राम बना दे रहा हूं क्रॉस सेक्शन का। ये हमारे पास बीम है और ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर स्टीरअप्स। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है स्टीरअप्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर स्टीरअप्स। अच्छा, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास मेन बार 1 2 3 4 और ऊपर मैंने 2 बार मैंने रख दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर x1 और y1 की, तो x1 और y1 क्या बोला है आपको, x1 और y1 बोला है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो लेना है, लेकिन इसके पहले हमने कहाँ पर लिया था, मेन बार मतलब ग्रीन वाले के बीच में लिया था। लेकिन यहाँ पर x1 और y1 हमें मेन बार के रेस्पेक्ट में नहीं लेना है, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में लेना है, हमें स्टीरअप्स के रेस्पेक्ट में लेना है, मतलब रेड वाले के बीच में लेना है, ठीक है। रेड वाला मतलब स्टीरअप्स। तो ये जो रेड है, रेड के सेंटर में, ठीक है, रेड के सेंटर में जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर y1। सिमिलरली यहाँ पर इसके सेंटर में जो आपके पास आ रहा है दैट इज योर x1, दिस इज योर x1, ठीक है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, x1 b1 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा आपके पास, d1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके अगर मैं बताऊं, सिर्फ नीचे वाला अगर मैं बता रहा हूं तो कहाँ से ले रहे हैं अपन, ये आपके पास स्टीरअप्स है, ठीक है, ये आपके पास ये बीम है और ये क्या आपके पास, दिस इज योर स्टीरअप्स। ये क्या आपके पास, दिस इज योर स्टीरअप्स। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास मेन बार्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर कहां से ले रहे हैं,
ये जो रेड वाला जो पोर्शन है उसके सेंटर से मैं ले रहा हूँ, रेड वाले पोर्शन के सेंटर से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जो रेड वाला जो पोर्शन है उसके सेंटर से ले रहा हूँ, क्या है ये, दिस इज योर x1। समझ में आया? तो x1 और y1 जो है, y1 और x1 जो है वो क्या है आपके पास, y1 एंड x1 दे आर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टिरप्स। क्या है वो, ऑफ स्टिरप्स। समझ में आ रहा है यहाँ पर? इसमें कंफ्यूज मत होना। D1 और B1 मैंने जो लिया था वो कहाँ से लिया था, मेन बार के, मतलब ग्रीन वाले के मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया था। लेकिन अगर मैं x1 और y1 ले रहा हूँ तो मैं ग्रीन वाले के सेंटर टू सेंटर नहीं ले रहा हूँ, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, मैं रेड वाले के सेंटर टू सेंटर में यहाँ पर ले रहा हूँ। तो अगर मैं बात किया यहाँ पर कि मैं इसका क्लियर कवर मैंने कितना बोला था, क्लियर कवर मैंने कहा है कि मैं कितना है यहाँ पर 25 mm है, ठीक है। क्लियर कवर कितना है हमारे पास, 25 mm है। तो अगर मैं y1 और x1 की बात करूं, y1 और x1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 700 माइनस y1 और x1 की अगर मैं बात करें तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा कितना, y1 आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा टोटल, आपके पास जो D1 जो था, ठीक है, आपके पास यहां से यहां तक मेन बार के बीच में क्या था आपके पास, D1 था, प्लस इसका हाफ, मेन बार का हाफ कितना हो जाएगा, वो एक साइड की अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा वो 12.5, क्योंकि मेन बार कितना है आपके पास 25 mm का है, उसका हाफ कितना हो जाएगा 12.5 प्लस रेड वाले का भी हाफ, मतलब कितना हो जाएगा वो 5, मतलब वो कितना हो जाएगा आपके पास 5 mm, क्योंकि रेनफोर्समेंट कितने का है आपके पास, ये कितना है आपके पास, दैट इज योर, ये D1 था, D1 का मैंने ऊपर वाला हाफ लिया प्लस 5 लिया, तो कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 5 यहां पर आपको मिल गया। सिमिलरली प्लस मैं फिर से करूंगा, जो कि मैं नीचे से देखूंगा तो अगेन यहां पर कितना हो जाएगा, ये 12.5 प्लस 5, तो कितना हो गया, y1 कितना आ गया आपके पास, y1 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितना आ गया आपके पास 12.5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस कितना आपके पास, D1 की वैल्यू कितनी आई थी, D1 की वैल्यू कितनी आई थी 600, तो कितना है आपके पास, दिस इज योर 635, y1 कितना है आपके पास 635 mm, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप इफेक्टिव कवर से अगर आप वो कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, फिर क्लियर कवर 25 mm से ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी वैल्यू चेंज आएगी, लेकिन फिर भी वो 630 के आसपास ही होगी। x1 की अगर मैं बात करूँ तो x1 कितना हो जाएगा, b1 प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होता है, b1 प्लस 12.5 प्लस कितना हो जाएगा वो 5 mm इंटू 2, b1 कितना आया था हमारे पास 305 प्लस 17.5 इंटू 2, 17.5 इंटू 2 प्लस 305, कितना आ रहा है ये 340 mm, x1 कितना आ रहा है हमारे पास 340 mm, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लेना, तो x1 की वैल्यू कितनी हो रही है, x1 की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास 340 mm, x1 प्लस y1 कितना हो रहा है हमारे पास 340 प्लस 635/4, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 340 प्लस 635 डिवाइड बाय, ये कितना हो रहा है आपके पास 243.75, और ये कितना है आपके पास 300, तो इस सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, ये है आपके पास 243.75 mm, ठीक है। ये क्या आपके पास 243.75 mm क्या है, ये आपके पास है मैक्सिमम स्पेसिंग। अब देखो अब क्या हो गया ना, अब बहुत कचरा हो गया, ठीक है। कचरा हो गया मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतनी सारी स्पेसिंग कैसे निकाल रहे हैं, तो वो तीनों स्पेसिंग का मतलब समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो डिज़ाइन किया, मेरे जो डिज़ाइन स्टेप्स जो थे स्टिरप्स के लिए, उसमें मेरे पास फॉर्मूले से मैंने जो निकाला वो कितना आया 101.12, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया आया मेरे पास, वो है मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट का, वो कितना है हमारे पास 114.28,
ठीक है, ये हमारे पास आया। तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स, वो कितना आ रहा है 243.75। तो 3 स्पेसिंग आई। तो आप बोलोगे सर 3 स्पेसिंग निकाले क्यों है? ठीक है, 3 स्पेसिंग निकाले नहीं है, बेसिकली हमने यहाँ पर एक ही स्पेसिंग निकाली है, कौन सी, जो हमने फॉर्मूले से हमने खुद निकाली है। और बाकी के जो 2 स्पेसिंग जो हैं ये IS कोड ने आपको गिवन है कुछ फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला आपके पास ये कोडल प्रोविजन है। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर कोडल प्रोविजन। ठीक है, ये क्या आपके पास कोडल प्रोविजन। अब यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि बेसिकली है क्या। ठीक है, बेसिकली है क्या, यहाँ पर अपन मीनिंग समझते हैं स्पेसिंग की। चलिए मान के चलिए आपके पास बीम है, आपके पास क्या है, आपके पास बड़ी सी आपके पास क्या है, यहाँ पर एक बीम है जिसकी लेंथ आपके पास अच्छी खासी होगी, अराउंड मान लीजिए 7 मीटर की आपके पास बीम है, या फिर 5 मीटर की आपके पास क्या है बीम है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे पास 7 मीटर ना मतलब 7000 mm की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 7000 mm की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेंथ की बात कर रहा हूँ, कितना है ये 7 मीटर की आपके पास बीम है। अब यहाँ पर आप चीज़ें समझिए, बेसिकली होता क्या है जब आप डिज़ाइन करते हो ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यहाँ पर कि बीम है मेरे पास 7000 mm की, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि चलिए 7 मीटर की बीम है, ठीक है, इसमें 25 स्टिरअप डाल दो। ऐसा नहीं होता, मैं बोलूँगा 7 मीटर की बीम है, इसमें आप 40 स्टिरअप्स डाल दो। ऐसा नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्टिरअप लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक स्टिरअप होता है, एक जो स्टिरअप होता है उसका हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया मतलब हमें उसका एरिया यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एक स्टिरअप जो आप डाले हो वो कितने लेग्ड का है और उसके जो डायमीटर है वो कितनी है, वो आपको अच्छे से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम वहाँ पर 2 लेग दे रहे हैं, 4 लेग दे रहे हैं, 6 लेग दे रहे हैं, 1 लेग दे रहे हैं, कि वो 8 mm का है, 10 mm का है कि 12 mm का है, वो हम वहाँ पर पहले डिसाइड कर लेते हैं एक स्टिरअप का। ठीक है, और मैंने क्या बोला, हम यहाँ पर वो याद समझ पहले हम प्रोवाइड कर देंगे इसका जो स्पेसिफिकेशन है, डायमेंशन। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर निकालते हैं डिज़ाइनिंग में कि इसके बाद आप जो स्टिरअप डालोगे, इसके बाद आप जो स्टिरअप डालोगे वो दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, वो दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एरिया तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, कितना आया 157 mm²। स्पेसिंग की बात हुई तो हमने यहाँ पर स्पेसिंग भी निकाल लिया, कितना आया, चलिए मैं इसको रफ समवॉट बोल दिया मैं, कितना आया ये 100 mm। ठीक है, कितना आया ये 100 mm। आप चाहो तो इसको 90 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम ही लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। ज़्यादा लोगे तो मतलब आप वहाँ पर इन्फोर्समेंट क्या कर दिया, आपने कम कर दिया। तो स्पेसिंग मैंने कितना ले लिया, मान के चलिए मैंने 100 mm मैंने यहाँ पर ले लिया। इसका मतलब पहला जो मैंने रीइंफोर्समेंट स्टिरअप जो लगाया, उस स्टिरअप के बाद 100 mm छोड़ के मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा मैंने यहाँ पर स्टिरअप मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ वो हो जाएगा, अगर मैंने एक के बाद 100 mm का मैंने वो किया तो टोटल पूरे 7 मीटर में कितने हो जाएंगे आपके पास, 70 स्टिरअप्स आ जाएंगे। समवॉट कितने आ जाएंगे वहाँ पर, 70 स्टिरअप्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं मिनिमम जो यहाँ पर क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ, अभी कितना हो रहा है मेरे पास 70 स्टिरअप्स मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अब आते हैं अपन यहाँ पर ये बोला कि अगर आप मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट, मतलब आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टिरअप्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टिरअप्स की बात कर रहा हूँ, है ना, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टिरअप्स की बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है कितना, उसकी स्पेसिंग आप ले लेना कितना, 115 mm या फिर 114, चलो 110 बोल दिया मैं। ठीक है, कितना 110 mm बोल दिया। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर मैंने पहला बार लगाया, पहला स्टिरअप लगाया, वो स्टिरअप की जगह पहले पे कितना था, यहाँ पर 100 mm था। अब 100 mm की जगह पे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ा के आप लगा लो, कितना 110 mm का स्पेसिंग आप ले लो, और उसके बाद आप क्या करो, दूसरा स्टिरअप आप लगाओ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर सिंस यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया, हर एक स्टिरअप के बीच में गैप ज़्यादा हो गया, तो पहले गैप कम था तो 70 स्टिरअप्स आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया, तो मान के चलिए आपके पास कितने स्टिरअप्स आ गए,
65 स्टीरअप्स आ गया। ठीक है, कितने आ गए आपके पास? 65 स्टीरअप्स आ गए। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप यहाँ पर 65 स्टीरअप्स प्रोवाइड करोगे कि 70 स्टीरअप्स प्रोवाइड करोगे? है ना, हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज़्यादा स्टील लगाएंगे तभी तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। तो मिनिमम बोल रहा है, आप मिनिमम से मिनिमम 65 स्टीरअप्स तो आप देना, लेकिन हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कितना है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि आप 70 स्टीरअप्स दे दीजिए। तो आप मिनिमम वाला 65 लगाओगे कि 70 लगाओगे? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, 70 स्टीरअप्स आप प्रोवाइड करोगे। इसका मतलब जिसकी स्पेसिंग कम आई है, जिसकी स्पेसिंग क्या आई है आपके पास, कम आई है, तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स क्या होगा, यहां पर बढ़ गए। नंबर ऑफ स्टीरअप्स क्या हो गए आपके पास, बढ़ गए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पेसिंग हम कौन सा लेते हैं, हम वो वाली स्पेसिंग लेते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या आई है हमारे पास, कम आई है। समझ में आया? अब दूसरा केस ले लेते हैं। मान के चलिए आपके पास यहां पर, मतलब मान के चलिए मेरे पास स्पेसिंग आ जाती 400 mm। यहां पर मैं डिजाइन किया, मेरी स्पेसिंग आ जाती 400 mm, और जब मैं मिनिमम देख रहा हूं तो यहां पर आपके पास ये बोल रहा है कितना, ये बोल रहा है आपके पास दिस इज 350 mm। ठीक है, ये कितना बोल रहा है, 350 mm। तो आप 400 mm लोगे कि 350 mm लोगे? अब आप बोलोगे कि सर जो स्पेसिंग मिनिमम है वो वाली स्पेसिंग हम ले लेंगे, मतलब हम कौन सी ले लेंगे, 350 mm ले लेंगे। लेकिन अब यहां पर फिर से IS कोड एक और चीज बोलता है कि आप जो स्पेसिंग आप जो ले रहे हो ना, वो ये तीनों वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तीनों वैल्यू मतलब हमने सॉल्व किया तो कितना, 243.75 आया। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये 350 आता हो, वो 400 आता, तो हम ये दोनों वैल्यू नहीं लेते, हम कौन सी वैल्यू लेते, हम 243.75 मतलब अराउंड 230 और 240 हम mm प्रोवाइड करते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, भले मिनिमम और उसमें कैसे भी आपके पास कोई भी वैल्यू आए, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू अभी आई नहीं है, हमारे पास इससे कम ही वैल्यू आई है, मतलब 110 और 100 mm। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप 110 प्रोवाइड नहीं करोगे, आप यहाँ पर सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 100 mm है। तो फाइनल आप जो स्पेसिंग जो प्रोवाइड कर रहे हो, फाइनल आप जो शेयर रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हो, उसको आप कैसी प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप प्रोवाइड कर रहे हो 2 लेग्ड 10 mm डायमीटर एट 100 या फिर 100 से भी कम ले लो, ठीक है, 90 mm भी ले सकते हो, 90 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, या फिर आप उसको 100 mm भी कर सकते हो। मैं और थोड़ा सेफ साइड चले गया, मैंने और थोड़ी स्पेसिंग कम किया, तो अब वो 70 की जगह कितने आ गए आपके पास, 80 नंबर ऑफ स्टीरअप्स आ गए। तो स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्या हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग हो गया। समझ में आया? तीनों की वैल्यू का मीनिंग समझ में आया, ये कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, और लास्ट वाला जो बता रहा है उसका मीनिंग क्या है। ये क्या था आपके पास, स्पेसिंग के बारे में आपके पास हमने टोटल यहाँ पर डिस्कस किया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपके पास शेयर रिइंफोर्समेंट का आपके पास डिजाइनिंग। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 6 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 6 है कि 5 है, हाँ स्टेप नंबर 6 है। यहाँ पर हम देखते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट। ठीक है, साइड फेस रिइंफोर्समेंट के बारे में बताया था मैंने, कंडीशन बताया था इसकी, कंडीशन कब इसको प्रोवाइड करते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट, जब आपके पास डेप्थ, जब आपके पास डेप्थ क्या हो, आपके पास 750 mm से ज़्यादा हो, तब हमें इसको प्रोवाइड करना है। भले वहाँ पे टॉर्जन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास डेप्थ 450 से ज़्यादा है, मतलब 750 से कम है बट स्टिल 450 से ज़्यादा है, प्लस क्या हो रहा है वहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ रहा है, प्लस वहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ रहा है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर साइड फेस रिइंफोर्समेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमारे पास डेप्थ कितना है अभी, हमारे पास डेप्थ है 700 mm, ओवरऑल डेप्थ कितनी थी 700 mm, मतलब वो 750 mm से कम है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ रहा है और वो 450 mm से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम साइड रिइंफोर्समेंट, साइड फेस रिइंफोर्समेंट हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अगर मैं एरिया ऑफ साइड फेस रिइंफोर्समेंट की बात करूँगा तो कितना बताया था मैंने, 0.1% ऑफ वेब एरिया। ठीक है, 0.1% ऑफ वेब एरिया मतलब 0.1/100 इंटू क्या बोला था मैंने, b/d, तो ये कितना हो जाएगा 0.1/100, b कितना है हमारे पास 400 इंटू d कितना है हमारे पास 650,
इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ रहा है ये, ठीक है, एक B इंटू कैपिटल डी होगा यहाँ पर, ठीक है, B इंटू कैपिटल डी होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 400 इंटू 700। इसको चेक कर लेना एक बार, मैंने शायद स्मॉल डी करवाया होगा, तो इसको आप ठीक कर लेना। तो 400 इंटू 700 कितना आ रहा है ये 280 mm स्क्वायर, ठीक है, 280 mm स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने कैसा लिया, यहाँ पर दोनों जगह पे मैं इक्वली वो करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मतलब ये मेरा क्रॉस सेक्शन है और ये मेरा शेयर रिइंफोर्समेंट है और यहाँ पर क्या है मेरा मेन रिइंफोर्समेंट है, 4 बार्स आए यहाँ पर और यहाँ पर 2। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। कितना प्रोवाइड करूँगा, डिवाइड बाय 2 कर लूँगा एक साइड पे, तो ईच साइड में कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ ले लेगा, मतलब 280/2 हो जाएगा वो। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 140 mm स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप एरिया रिइंफोर्समेंट का 140 mm स्क्वायर यहाँ प्रोवाइड करिए और 140 mm स्क्वायर आप यहाँ पर प्रोवाइड करिए। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कैसा हो जाएगा, अगर मैं मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ प्रोवाइडिंग 10 mm बार्स, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रोवाइडिंग 10 mm बार्स, तो ASF कितना हो जाएगा n इंटू एरिया ऑफ 1 बार इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ASF कितना है मेरे पास 140 इक्वल्स टू n इंटू π/4 इंटू 100। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ बार्स कितना आ गया, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर कितने आ गए, 140 इंटू 4 कितना आ रहा है ये 1.78। तो मतलब मैं कितना ले रहा हूँ, n इक्वल्स टू समवॉट इक्वल्स टू 2। मतलब यहाँ पर हर एक साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 बार प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक साइड में मैं यहाँ पर 2 बार प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये कितना है इसका, ये 10 mm के क्या है ये बार्स है। समझ में आया। तो आपके पास जो अब ASF जो आप निकाल रहे हो, साइड फेस रिइंफोर्समेंट का जो एरिया निकाल रहे हो, वो कितना होगा 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो मतलब कितना है 280 mm, दोनों साइड का मिला के कितना आ रहा है वो 280 mm। तो अगर मैं एक साइड की बात करूँगा तो जस्ट हाफ हो जाएगा, कितना 140 mm। तो अगर मैं एक साइड की बात करूँ 140 mm हो गया, तो नंबर ऑफ बार्स अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया, यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया, कितना 10 mm की बार्स लगा रहा हूँ। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा ASF n इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार्स कितना आ जाएंगे आपके पास 2। मतलब हर एक साइड में आप क्या करोगे, 2 बार्स आप प्रोवाइड करोगे, कितने 10 mm के आपके पास डायमीटर के। समझ में आया। तो ये था आपके पास कंप्लीट, मैंने बीम को डिजाइन किया बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टॉर्जन ऑल्सो। ठीक है, इसके पहले मॉड्यूल नंबर 2 में हम सिर्फ फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिजाइन करते थे, फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करते थे। मॉड्यूल नंबर 3 जब आए थे तो हम वहाँ पर शेयर के लिए भी हमने वहाँ पर डिजाइन करना सीखा, मतलब हम वहाँ पर स्टिरअप्स के लिए भी हमने डिजाइन करना सीखा। लेकिन अगर मैं टॉर्जन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में मॉड्यूल नंबर 2 का जो डिजाइन था और शेयर का जो डिजाइन था मॉड्यूल नंबर 3 का, दोनों का मैंने वहाँ पर यूज किया। साथ ही साथ किसका मैंने इफेक्ट कंसिडर किया, टॉर्जन का भी मैंने वहाँ पर इफेक्ट कंसिडर किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया था एडिशनल, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा था, कितने का, जितने का भी आ रहा था 60 mm का, 60 किलोमीटर वगैरह जितने का भी आ रहा था, उसके भी हमने कंसिडर करके, हमने यहाँ पर टॉर्जन के इफेक्ट को भी कंसिडर करके हमने डिज़ाइन किया बीम को। तो यहाँ पर आपको टोटल मैंने 6 स्टेप्स में आपको मैंने डील किया। आप यही 6 स्टेप्स में आप अगर आप करके जाओगे, गारंटी के साथ आप कोई भी कन्वेंशनल पेपर हो, चाहे वो ES का हो, चाहे आपके पास SSC का हो, कन्वेंशनल पेपर गेट में तो आएगा ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं गेट में। किसी भी एक स्टेप को लेके, टोटल मैंने 6 स्टेप आपसे डिस्कस किए, किसी भी एक स्टेप को लेके गेट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल की बात करोगे तो कन्वेंशनल में टोटल आपको यहाँ पर 6 स्टेप्स यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपका क्लियर होगा पूरे के पूरे स्टेप्स। चलिए फिर अपन मिलते हैं यहाँ पर, मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर मैं स्लैब्स वगैरह आपसे डिस्कस करूँगा। बाकी अभी तक के लिए आई होप आपको शियर, बॉन्ड और टॉर्जन, ये जो 3 टॉपिक मैंने डिस्कस किया मॉड्यूल नंबर 3 में, वो आपके अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अपन मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।